नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी सेकंड सेमेस्टर थर्मोडायनेमिक्स आप पढ़ रहे हैं और आइए आज पढ़ेंगे हम रिलेशन सीपी सीवी और डिग्री ऑफ फ्रीडम में। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझा दिया था, तो हेडिंग लिखें रिलेशन बिटवीन सीपी सीवी एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम को हिंदी में कहते हैं स्वातंत्र्य की कोटि और इसे स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है जी, तो आपकी हेडिंग क्या है? रिलेशन बिटवीन सीपी सीवी एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम। कोई इसमें दिक्कत आपको नहीं होगी। देखो, इसमें हेल्प लेंगे लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो देखो किसी ने कमेंट किया था कि लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी हमारे सिलेबस में नहीं है, तो एनईपी के सिलेबस में है। और देखो यदि सिलेबस में ना भी हो, चलो मान लिया जाए, तो देखो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम तो सिलेबस में है, डिग्री ऑफ फ्रीडम का ये वाला डेरिवेशन भी सिलेबस में है, लेकिन जिसे लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी नहीं पता होगा तो वो इस डेरिवेशन को कैसे कर पाएगा? क्योंकि इस डेरिवेशन को करने में लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। इसलिए सिलेबस में डायरेक्ट ना लिखते हुए भी सारी चीज़ें जिनकी आवश्यकता होती है वो करानी पड़ती हैं, है ना। सिलेबस में डायरेक्ट तो लिखता ही नहीं है। जैसे मैंने एंट्रोपी के बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे, तो सिलेबस में तो लिखा हुआ है कि एंट्रोपी चेंज इन वेरियस थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस, बस एक लाइन लिखी है, लेकिन उसके अंदर 10-12 डेरिवेशन है। तो सिलेबस पर ना जाए, है ना। बुक में जो होता है उस तरीके से हमें करना होता है। देखो, रिलेशन बिटवीन सीपी सीवी एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम, और चाहे आप एक सेमेस्टर में करके देखना, जो सिलेबस में लिखा है सिर्फ वही पढ़ना, फिर देखना मार्क्स या एग्जाम में कितना आता है कितना नहीं आता है ना, वो पढ़ा हुआ आपका। यदि सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो सिलेबस तो 15 दिन का है, फिर तो 15 दिन का फर्स्ट बुक का, 15 दिन का सेकंड बुक का, फिर तो 1 महीने का सिलेबस है ना। लेकिन वास्तविकता वो नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ कि लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी आपको पढ़ाया था मैंने, ठीक है। यदि इसे बोलते हैं ऊर्जा समविभाजन का नियम। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। क्या होता है आपको याद होगा, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल, ठीक है जी। इंटरनल एनर्जी किसकी? ऑफ 1 मोल गैस कराया था ना। इंटरनल एनर्जी 1 मोल गैस की क्या होती थी? U बराबर होता था, ठीक है। U बराबर कितना था? हाफ FRT, ठीक है जी। एक मोलिक्यूल के लिए थी हाफ FKT, ठीक है। और जब 1 मोल गैस के लिए बात करते थे तो कैपिटल N से मल्टीप्लाई कर देते थे, तो इसलिए कैपिटल N से मल्टीप्लाई की, K में N की, तो कैपिटल R बन जाता था, जिसे आप गैस कांस्टेंट कहते थे, ठीक है। तो ये यहाँ से डिफरेंशियल कर लो विद रेस्पेक्ट टू T, तो क्या आएगा? du अपॉन dt बराबर हो जाएगा हाफ FR। T का तो 1 हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और अब आप लगाएं फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है जी। थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ जानते हैं, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या होता है? dq बराबर होता है dw प्लस du, ठीक है जी। देखो, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यदि कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करें V, है ना, तो dV कितना हो जाएगा? 0, ठीक है। और आप एक फॉर्मूला जानते हो, dq बराबर होता है m इंटू एस इंटू dt, पढ़ा है आपने, स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला होता है ये। तो dq बराबर m की जगह तो 1, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात करें तो CV हो जाएगा S की जगह, और इंटू D2 dt, और dw को लिख लो P इंटू dV, और प्लस, ठीक है, du। तो भैया dV तो 0 है, तो ये तो 0 हो गया, तो du कितना है? CV इंटू dt, ठीक है। क्लियर है ना? du बराबर कितना है? CV इंटू dt, और यहाँ इसे 0 लिख सकते हो, dV 0 हो गया ना,
तो डी यू अपॉन डी टी आपका कितना है, सी वी, इक्वेशन नंबर सेकंड। नीचे तक का दिख रहा है, ठीक है, नीचे का दिख नहीं रहा। चलो तो फिर दूसरी ओर लिखते हैं। यहाँ देखो, तो डी यू अपॉन डी टी कितना आ जाएगा, सी वी आ जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है जी, तो ये मैं रफ कर देता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब ठीक है ना। तो मैंने क्या किया है, डी वी की जगह जीरो रख लिया था, तो ये जीरो हो गया था, डी यू ऐसे कैसे ही है और इसे इधर लिख लिया, तो डी यू अपॉन डी टी का है सी वी। ये भी डी यू अपॉन डी टी है, वो भी डी यू अपॉन डी टी है। समीकरण 1 में 2 से दोनों को बराबर रखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। देखो क्या आएगा, सी वी बराबर क्या आएगा, हाफ एफ आर। ठीक है जी। तो सी वी का एक्सप्रेशन तो मिल गया आपको, सी वी का एक्सप्रेशन एक तो प्राप्त करना था, कर लिया, सी पी का और कर लो। ठीक है जी। आप जानते हो मेयर्स फॉर्मूला, लिख लेना, वी नो दैट मेयर्स फॉर्मूला। मेयर का सूत्र जानते हो ना, क्या होता है, सी पी माइनस सी वी बराबर आर। तो देखो सी पी बराबर क्या आएगा, सी वी प्लस आर, और भैया सी वी की वैल्यू तो निकाल ली है आपने, हाफ एफ आर और प्लस आर, तो आर कॉमन ले लो। ठीक है, क्या बच जाएगा, एफ बाई टू प्लस 1 इंटू आर। ये सी पी है, ठीक है, ये सी पी है, सी वी है, तो सी पी अपॉन सी वी और निकाल लो। सी पी की वैल्यू है एफ बाई टू प्लस 1 इंटू आर, सी वी की वैल्यू है हाफ, वो 1/2 एफ आर, आर से आर कैंसिल। ठीक है जी, और 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो हो जाएगा 2 एफ अपॉन 2 प्लस 1 और अपॉन में एफ। ठीक है, तो देखो एफ को अलग अलग अपॉन में कर दो, चलो उधर लिख देते हैं, एफ को अपॉन में अलग अलग कर दो, तो सी पी अपॉन सी वी बराबर, देखो 2 और 2 1 हो जाएगा कट के, और ये बचेगा 1 प्लस, ठीक है, और 2 अपॉन एफ बचेगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये रिलेशन है सी पी सी वी और स्मॉल एफ के बीच, जो आपको निकालना था। साथ में ये दोनों भी आपने निकाल दिए हैं। ठीक है, ये दोनों भी आपको याद रखनी है, सी वी का क्या होता है फॉर्मूला, सी पी का क्या होता है, और इन दोनों का क्या होता है। ठीक है, मतलब सी पी अपॉन सी वी बराबर क्या होता है। और आप जानते हो सी पी अपॉन सी वी को तो गामा भी कहते हैं, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो कि गामा बराबर सी पी अपॉन सी वी है चूंकि, तो गामा बराबर हो जाएगा ये 1 प्लस 2 अपॉन एफ। आपसे ये भी प्रूफ करा सकता है। ठीक है जी, तो ये रिलेशन आपको मिला। ठीक है, ये डेरिवेशन आपका कंप्लीट हुआ। यहाँ तक का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है जी, अब इसके बाद देखो, आप सी पी सी वी निकालेंगे और गामा भी, यानी सी पी अपॉन सी वी। ठीक है, पहले मोनो एटॉमिक गैस के लिए, फिर डाई एटॉमिक गैस के लिए, और फिर ट्राई एटॉमिक गैस के लिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, हालांकि साथ साथ नोट करते चला करो, वो अच्छा तरीका रहता है। मैं कई बार उसके बारे में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है जी, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सी पी सी वी निकालेंगे आप किसके लिए, हेडिंग डालो, सी पी सी वी एंड गामा फॉर मोनोएटॉमिक गैस के लिए, कोमा डाईएटॉमिक एंड ट्राईएटॉमिक। ठीक है, इन गैसेस के लिए आप निकालेंगे सी पी की वैल्यू क्या होगी, सी वी की क्या होगी, और गामा की क्या होगी। ठीक है, तो देखो सी पी जानते हो, पहले लिख लो तीनों के मान। सी पी है एफ अपॉन 2 प्लस 1 इंटू आर। ठीक है जी, सी वी है 1/2 एफ आर, और गामा यानी सी पी अपॉन सी वी जो है वो किसके बराबर है, वो है 1 प्लस 2 अपॉन एफ। ठीक है, पहले कर लेते हैं फॉर मोनो एटॉमिक गैस।
देखो मोनो एटॉमिक गैस के लिए F बराबर 3 होता है नहीं, डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ा रखा है मैंने। तो Cp बराबर बताओ, F की जगह 3 रख दो तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, 5/2 हो जाएगा ना। तो Cp कितना आया, 5/2 R। ठीक है जी, Cv निकाल लो, Cv बराबर है 1/2 FR, F की वैल्यू 3, तो यह जाएगा Cv बराबर 3/2 R। ठीक है जी, और गामा निकालना है Cp/Cv, तो या तो इन दोनों का रेशियो ले लो या फिर उसी फॉर्मूले से निकाल लो जो होता है 1 + 2/F, F की जगह है यहाँ 3, तो गामा आएगा 3 दूनी वो 3 × 3 तो 5/3। ठीक है भैया, तो Cp का मान कितना है आपका 5/2 R, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। ठीक है जी, और Cv का कितना है 3/2 R, और देखो इसका कितना है 5/3। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो एक। ठीक है जी, तो देखो अब एक काम करना, आप घर से खुद करना, डाई एटॉमिक और ट्राई एटॉमिक के लिए। डाई एटॉमिक के लिए F बराबर कितना होता है आप जानते हो, 5 होता है, और ट्राई एटॉमिक के लिए 6 होता है। ठीक है, तो Cp, Cv और गामा तीनों निकाल लेना खुद, बहुत आसान सा काम है, आप कर लोगे। ठीक है, यहाँ तक एक स्क्रीनशॉट ले लेना। और फिर देखो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हेडिंग डालो ब्राउनियन मोशन। ठीक है, ब्राउनियन मोशन आप समझते हो, आपने इसे हिंदी में ब्राउनियन मोशन को क्या कहते हैं, ब्राउनी गति। तो हेडिंग डालो BROWNIAN। ठीक है जी, ब्राउनियन मोशन यानी कि हिंदी में लिख सकते हो ब्राउनी गति। तो ब्राउनी गति क्या है, देखो 1827 में एक ब्रिटिश कौन थे, बॉटनिस्ट है ना, एक ब्रिटिश बॉटनिस्ट थे यानी वनस्पति वैज्ञानिक, जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, उन्हीं के नाम से, ब्राउन के नाम से ब्राउनियन बना। उन्होंने इस गति के बारे में, इस मोशन के बारे में बताया था। उन्होंने देखा कि वाटर में जो पार्टिकल्स हैं, है ना, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उन्होंने देखा, टेलीस्कोप उसकी माइक्रोस्कोप की हेल्प से, कि वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, वाटर में जो पड़े हुए कण हैं, है ना, वो इस तरीके से जिगजैग मोशन करते रहते हैं। ठीक है जी, क्या करते रहते हैं, जिगजैग मोशन। और तो ये कौन है, ये हो सकते हैं, और ऐसी जिगजैग मोशन कई प्रकार के पार्टिकल्स में दिखाई देती है, जैसे पार्टिकल्स इन वाटर, जैसे कि वाटर के पार्टिकल्स हैं जो वाटर में हैं, या डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, है ना, धूल में हो सकते हैं ना कण, आपने देखा होगा धूल के कण भी तो ऐसे चलते हैं, इधर उधर इधर उधर। इस मोशन को बोलते हैं जिगजैग मोशन, है ना, जिगजैग या रैंडम मोशन भी बोलते हैं। रैंडम का मतलब अपनी इच्छा से, यादृच्छिक हिंदी में कहते हैं, अपनी इच्छा है इनकी जिधर जाएं। ठीक है, तो जिगजैग यानी टेढ़ी मेढ़ी, और रैंडम का मतलब है यादृच्छिक मोशन यानी गति। तो ये पार्टिकल्स हो सकते हैं वाटर के, डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, कोलाइड पार्टिकल हो सकते हैं, देख लेना, कोलाइडल पार्टिकल भी आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, तो कोलाइडल पार्टिकल्स भी ये होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है वाटर में पड़े हुए कण, डस्ट पार्टिकल्स, है ना, और कोलाइडल पार्टिकल्स, ये सब क्या शो करते हैं, ये जिगजैग मोशन शो करते हैं, रैंडम मोशन शो करते हैं। ये बात किसने बताई, सबसे पहले 1827 में ब्रिटिश वनस्पति विज्ञानी रॉबर्ट ब्राउन ने बताई। ठीक है, क्लियर है ना, तो ये कहलाती है ब्राउनियन मोशन, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है जी, तो इनकी कुछ विशेषताएं आप देख सकते हो, जैसे कि ये कण जो हैं लगातार गति करते हैं, है ना, इनकी विशेषताएं, है ना, क्या क्या है मैं आपको बता देता हूं, फिर पॉइंट वाइज लिख देंगे, है ना। देखो जो ये पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, एक तो कंटिन्यूअस मोशन करते हैं। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं, बाकी सेंटेंस बना के वही बातें लिख देनी है 5-6 पॉइंट में, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगी, है ना, ये विशेषताएं हो जाएंगी जिन्हें आप प्रॉपर्टीज कहते हो। ठीक है,
किसकी? प्रॉपर्टीज ऑफ जिगजैग मोशन, वो इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ ब्राउनियन मोशन। ठीक है, तो ये कैसे होती है मोशन? कंटिन्यूस मोशन करते हैं, यानी ये पार्टिकल्स लगातार गति करते हैं। ठीक है, ये पार्टिकल्स स्मॉल होते हैं और क्या करते हैं? बहुत तेजी से, वेरी रैपिडली मोशन करते हैं। ठीक है जी, ऐसी बातें हैं सिर्फ। देखो विस्कोसिटी समझते हो आप? लिक्विड की विस्कोसिटी यानी श्यानता, है ना? तो विस्कोसिटी जो विस्कोसिटी है ऑफ लिक्विड, ठीक है जी, लिक्विड की विस्कोसिटी यानी श्यानता जब घटती है तो इनकी स्पीड यानी कि मोशन बढ़ जाती है। ठीक है जी, विस्कोसिटी आप समझते हो? श्यानता द्रव की, यानी श्यान बल लगता है ना द्रव की परतों के बीच, है ना, लिक्विड की लेयर्स के बीच जो फोर्स लगता है उसे विस्कस फोर्स कहते हैं और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं विस्कोसिटी। तो जब वो फोर्स कम हो जाएगा, है ना, विस्कस फोर्स, तो विस्कोसिटी कम हो जाएगी लिक्विड की, तो इनकी जो मोशन है और अधिक बढ़ने लगेगी। ठीक है, तो इस बात को ये कहते हैं कि विस्कोसिटी लिक्विड की घटती है यदि, तो इनकी मोशन बढ़ जाती है। ठीक है जी, तो तीसरा पॉइंट यही है आपका, विस्कोसिटी बढ़ने पर, है ना, जो लिक्विड की विस्कोसिटी बढ़ने पर क्या हो जाता है? स्पीड पार्टिकल्स की या मोशन क्या हो जाती है ना, विस्कोसिटी घटने पर बढ़ जाती है। ठीक है, बढ़ने पर घट जाएगी, तो रिवर्स है एक तरीके से। तो ये मैं क्या बता रहा हूँ? प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ किसकी? ब्राउनियन मोशन की। और एक प्रॉपर्टी ये कह सकते हो कि ये जो मोशन है ना, कैसी होती है? जिगजैग होती है ना, रैंडम होती है अपनी इच्छा से, है ना, और किन्हीं दो पार्टिकल्स की जो स्पीड है वो सेम नहीं होती है ना। स्पीड ऑफ एनी टू पार्टिकल्स इज नॉट सेम। ठीक है, किन्हीं दो कणों की जो गति है, चाल है, वो सेम नहीं होती है, जिगजैग होती है, टेढ़ी मेढ़ी, और अपनी इच्छा के अनुसार होती है कणों की गति। एक पॉइंट ये कह सकते हो, सेम टेम्परेचर पर, है ना, जो स्पीड है वो सेम टाइप की होती है ना। यदि टेम्परेचर कैसा है? सेम है, तो जो मोशन हो रही है ना वो भी सेम टाइप की होगी। ठीक है भाई, टेम्परेचर कम है तो धीमे धीमे भी हो सकती है, सबकी फिर धीमे धीमे होगी हर पार्टिकल की, और टेम्परेचर ज़्यादा है तो फिर बहुत तेज़ी से सभी पार्टिकल्स करेंगे, है ना। तो इसका मतलब है टेम्परेचर सेम है तो मोशन का जो टाइप है वो भी सेम टाइप होगी। ठीक है, एक पॉइंट ये हो जाएगा। ठीक है, और देख लो, एक पॉइंट ये है कि जो मोशन है ना पार्टिकल्स की, वो डिपेंड नहीं करती है किस पर? पार्टिकल्स की नेचर पर। पार्टिकल नेचर यानी कणों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है गति, है ना, कि कण इस टाइप का है तो इस टाइप की मोशन, है ना, सब मोशन करते हैं, है ना, एक ही तरीके से। तो पार्टिकल की नेचर पर डिपेंड नहीं करती है मोशन। और एक बात और, जो मोशन है पार्टिकल की नेचर पर डिपेंड नहीं करती, और जो मोशन है वो किस पर डिपेंड नहीं करती है? बर्तन के स्ट्रक्चर पर, है ना, स्ट्रक्चर, संयोजन, यानी किस तरीके से बना हुआ है वो, ऑफ वेसल, पात्र, है ना। ठीक है जी, तो इस तरीके से ऐसा नहीं है कि भाई लिक्विड मान लो लोहे के बर्तन में भरा है तो उसके में जल में जो कण है वो अलग तरीके से करेंगे, स्टील के में भरा है तो अलग तरीके से, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यह किस टाइप का है, किस स्ट्रक्चर का है, कि भाई वर्ग के, इसके घन के आकार का है या घनाभ के आकार का है, इस तरीके से, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे, इन्हें आप लिख देंगे लैंग्वेज बना करके। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो पहला पॉइंट है, तो मुझे नहीं लग रहा कि लैंग्वेज बनानी इनकी कोई कठिन है, बाकी पीडीएफ नोट्स तो आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है, मेन मतलब सारी बातें मैंने आपको समझा दी हैं। ये ब्राउनियन मोशन थी आपकी। ठीक है, और इसके बाद देखो, हाँ, इसकी एक चीज़ और है, ब्राउनियन मोशन को एक्सप्लेन करा आइंस्टीन ने। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ब्राउनियन मोशन को किसने एक्सप्लेन करा? आइंस्टीन ने। ठीक है, तो मैं बता दूं आपको, है ना, इन 1905 आइंस्टीन, ठीक है, एक्सप्लेन्ड, आइंस्टीन ने एक्सप्लेन करा इसे, किसे? ब्राउनियन मोशन को। ब्राउनियन मोशन को, ठीक है भैया।
और किसके बेस पर? ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। मैंने पढ़ाया था ना गैसों का अणुगति सिद्धांत, इसके आधार पर। तो 1905 में आइंस्टीन ने गैसों के अणुगति सिद्धांत के आधार पर ब्राउनी गति को क्या किया? एक्सप्लेन किया, यानी व्याख्या की इसकी। ठीक है, तो आइंस्टीन ने क्या कहा? आइंस्टीन ने ये कहा, अच्छे से देख पा रहे हो उधर? चलो, इधर का थोड़ा कट रहा है, एक मिनट रुकिए। ठीक है जी, अब देखो, अब ठीक दिख रहा होगा। तो मैं कह रहा था, ये तो मैं रफ कर देता हूँ पॉइंट्स। आइंस्टीन ने क्या कहा, देखो ध्यान सुन लो। आइंस्टीन ने ये कहा कि जो लिक्विड है ना, उसमें जो पार्टिकल्स पड़े हैं वो मोशन क्यों करते हैं, है ना। जैसे लिक्विड के पार्टिकल्स का एग्जांपल लेके हम बात करें, जैसे कोलाइडल सॉल्यूशन में उन्होंने बात की थी रॉबर्ट ब्राउन ने, और ये डस्ट पार्टिकल्स है ना, और जो एयर पार्टिकल्स, सभी इस प्रकार की मोशन करते हैं। ठीक है, तो देखो आइंस्टीन ने क्या कहा कि जैसे कोई लिक्विड है, तो लिक्विड में जो पार्टिकल्स पड़े हैं वो इस कारण से मोशन करते हैं। उन्होंने बताया क्यों मोशन हो रही है, क्योंकि देखो लिक्विड है कोई, तो लिक्विड में लिक्विड के अपने पार्टिकल भी तो होंगे, अपनी जो मॉलिक्यूल है उसके, तो वे भी तो मोशन करते हैं। और वे मोशन क्यों करते हैं? थर्मल एजिटेशन के कारण या थर्मल एक्साइटेशन के कारण। ठीक है, यानी उसमें विक्षोभ के कारण। तो सामान्य ताप पर इतना तो टेम्परेचर रहता ही है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के या लिक्विड के, वो क्या करते हैं, उस ऊष्मा के कारण, उस थर्मल एक्साइटेशन के कारण, यानी उसमें विक्षोभ के कारण वो अपने आप मोशन करते रहते हैं। ठीक है, तो जब वे मोशन करते हैं, कौन मोशन करते हैं? मॉलिक्यूल्स, है ना, मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड। जब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स मोशन कर रहे हैं, तो ये जो पार्टिकल्स इसमें पड़े हैं वाटर में या लिक्विड में, ये भी तो बहुत छोटे हैं, तो उनके साथ साथ ये भी मोशन करने लगते हैं। ठीक है, और ये जब मोशन करते हैं तो लिक्विड की सतह से टकराते हैं, लिक्विड की लेयर से टकराते हैं और इन पर एक अनबैलेंस्ड फोर्स वर्क करता रहता है हर टाइम, है ना। किन पर? इन पार्टिकल्स पर जो पड़े हैं किसी लिक्विड में। देखो क्यों ये बात समझ में आई? तीन बातें हैं। क्योंकि थर्मल एक्साइटेशन के कारण मॉलिक्यूल्स लिक्विड के मोशन करते ही हैं, है ना, तो उनके साथ साथ ये भी मोशन कर रहे हैं, जो उसमें पड़े हैं पार्टिकल्स बाहर से, है ना, ये जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, है ना, ये भी मोशन करते हैं उनके साथ, मॉलिक्यूल्स के साथ, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के साथ। ठीक है, तो मोशन क्यों कर रहे हैं, तो बात क्लियर है भाई, वे कर रहे हैं तो ये भी लगी है उनके साथ, ऐसा मान के जैसे कि वे संगत का असर पड़ता है ना, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो ये उनमें से नहीं है, लेकिन ये भी उसी तरीके का व्यवहार कर रहे हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स जो लिक्विड के जैसे जिस प्रकार के मोशन कर रहे थे, तो ये जो आपके पार्टिकल्स हैं जो वाटर में या लिक्विड में पड़े हैं, ये भी उसी तरीके से मोशन करने लगेंगे थर्मल एक्साइटेशन के कारण। तो जब मोशन करेंगे तो किससे टकराएंगे? वाटर की लेयर से टकराएंगे, लेयर से टकराते हैं बार बार, तो फिर इधर उधर, है ना, जब टकराएंगे वापस आएंगे, तो इस तरीके से। और एक इन पर अनबैलेंस्ड फोर्स लगता है। बैलेंस्ड फोर्स लगेगा तो सीधे एक नियमित तरीके से चलेंगे, है ना, एक रेगुलर वे में चलेंगे। लेकिन अनबैलेंस्ड फोर्स है, कभी ज़्यादा लगा कभी कम लगा, तो इस कारण से ये क्या है, जिगजैग मोशन करते रहते हैं। ठीक है, इस कारण से क्या होती रहती है, जिगजैग मोशन। ये बात आइंस्टीन ने बताई। ठीक है, तो ये आइंस्टीन की एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, किसके बेस पर? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बेस पर। ठीक है, और देखो आपसे फॉर्मूला भी पूछता है ब्राउनियन मोशन का, तो ये भी आप लिख लो, RT/N 1/3 पाई ईटा इंटू ए और इंटू टो। ठीक है जी, आपसे फॉर्मूला पूछता है ब्राउनियन मोशन के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बताओ। तो ये क्या है, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है किसके लिए? फॉर ब्राउनियन मोशन। ठीक है जी, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है
ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है किसके लिए, ब्राउनियन मोशन के लिए, ठीक है जी। तो इसे आप याद रखना, पूछता है आपसे, है ना, एग्जाम में। तो डेल्टा स्क्वायर, डेल है ना, डेल भी बोलते हैं इसे, तो डेल स्क्वायर है ना क्या होता है, आर टी अपॉन एन 1/3 पाई ईटा इंटू ए और इंटू टो। तो आप वेयर करके बता दो, आर तो आपको पता है, लिख लेना वेयर करके। आर बराबर है गैस कांस्टेंट, टी बराबर है टेम्परेचर, एन बराबर है एवोगैड्रो नंबर, एवोगाड्रो संख्या जिसे आप कहते हैं, और ईटा आप जानते, ईटा क्या है, ईटा है विस्कोसिटी, ठीक है जी। ईटा क्या है, विस्कोसिटी है, ठीक है, लिक्विड की, यानी द्रव की श्यानता है। और ए क्या है, ए है रेडियस ऑफ पार्टिकल, जो पार्टिकल है उसकी रेडियस, ठीक है। और टो क्या है, तो मैं आपको बता दूं, टो है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम होता है किन्हीं दो लगातार टक्करों के बीच का समय, है ना। द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। 12th में पढ़ा होगा आपने वहां पे, ठीक है जी। तो टो रिलैक्सेशन टाइम है, ए है रेडियस पार्टिकल की, ईटा है विस्कोसिटी लिक्विड की, और पाई क्या है तो जानते हैं, एन क्या है एवोगैड्रो नंबर, टी क्या है टेम्परेचर, और आर क्या है, आर है आपका गैस कांस्टेंट। और डेल्टा स्क्वायर क्या है, ये डेल स्क्वायर, ये है स्क्वायर मीन, ठीक है, स्क्वायर मीन यानी वर्ग माध्य विस्थापन बोलते हैं इसे, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ब्राउनियन मोशन के अंतर्गत जो जो चीजें आ सकती थी मैंने आपको सभी करा दी हैं, ठीक है। डेल्टा स्क्वायर बराबर क्या होता है, आर टी अपॉन एन, है ना, 1/3 पाई ईटा ए इंटू टो, ठीक है, सारी चीजें लिख दी हैं। डेल्टा स्क्वायर क्या है मैंने बताया, डेल्टा, ये डेल लिख दिया क्या, हाँ डेल्टा लिखो, डेल्टा तो सीधा बनता है ना, ये तो डेल है। तो मैंने बताया डेल्टा स्क्वायर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर कहा, और मीन यानी माध्य है, तो इसे हिंदी में कहेंगे वर्ग माध्य विस्थापन, ठीक है, वर्ग माध्य विस्थापन है, सबके हिंदी सुन लो। इसे द्रव की श्यानता कहते हैं, और ये कण की त्रिज्या है, और इसे बोलते हैं श्रांतिकाल, क्या कहते हैं, श्रांतिकाल, ठीक है, पढ़ा होगा आपने। तो देखो ध्यान देना, ब्राउनियन मोशन के अंतर्गत मैंने सबसे पहले आपको ब्राउनियन मोशन का इंट्रोडक्शन बताया, तो ब्राउनियन मोशन क्या है, और फिर ब्राउनियन मोशन की प्रॉपर्टीज बताई। सेकंड हेडिंग में जो 7 प्रॉपर्टी लिखी मैंने, सेकंड हेडिंग इसी के अंदर क्या थी, प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स यानी गुण या विशेषताएं ऑफ प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्राउनियन मोशन, और फिर कहा एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्राउनियन मोशन बाय आइंस्टीन ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तीसरी हेडिंग ये हो जाएगी, और चौथी हेडिंग यही हो जाएगी, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर ब्राउनियन मोशन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लिख देना है बस, और ये सब चीजें बता देनी है, ठीक है। तो ब्राउनियन मोशन आपकी कंप्लीट हुई, ठीक है। तो जो भी टॉपिक रह रहे होंगे अब इसमें करेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही रखते हैं, अच्छे से पढ़ते रहिए। टेलीग्राम चैनल यदि आपने ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, क्योंकि वहाँ पर आपको PDF नोट्स मिलते हैं, है ना, आपके लेक्चर्स के। और साथ में एक सूचना आपके लिए कि पेड बैच में आपकी जो सेकंड पार्ट है जिसका नाम है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, वो आपका जारी है। यदि आप पेड बैच में ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 8755982014, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।